जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपके इस खूबसूरत कोर्स के अंदर। तो आज हम अपने कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं और जो कोर्स की शुरुआत हम लोग करेंगे वो बेसिक्स से करेंगे। जो फाउंडेशन है उसको हम पहले अच्छा करेंगे। तो ये जितनी भी क्लासेस स्टार्टिंग में होने वाली हैं ये सारी आपकी इंग्लिश की फाउंडेशन रखेंगी, नींव आपकी स्ट्रांग होगी। क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं अगर आप उनको कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स को अपने फाउंडेशन अच्छे करने पड़ेंगे, तभी आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं आपको अच्छे समझ में आएंगे। क्योंकि रटने के दिन गए और कॉन्सेप्चुअली सीखने के दिन आ गए हैं। और नोट्स आप साथ साथ बनाते चलिएगा। देखो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप नोट्स बनाते चलें। क्योंकि मैं ये आपको 1000 बार बोल चुका हूँ कि अगर आप खुद के हाथों से कोई चीज़ लिखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक आप उसे रिटेन कर पाते हैं, वो अच्छे से समझ में भी आती है और वो हमें याद भी रहती है। तो बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है आप कीजिए। जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ कोशिश करें वैसा वैसा करने की, मतलब आप ट्राई करें। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपकी लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। आप अपने बस टीचर को अच्छे से फॉलो करें, जो वो कह रहा है उसकी बातों को रिलीजियसली आप फॉलो करें, ठीक है जी। और मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा। देखो आपका सिलेक्शन हो ना हो ये तो आपके सर्कमस्टांसिस पे, आपकी मेहनत पे और वक्त पे डिपेंड करता है। और मैं तो कहूँगा आपका हो ही जाए सिलेक्शन। लेकिन इन केस ना हो, 1% आपका सिलेक्शन ना हो और इंग्लिश अगर आपने अच्छे से सीख लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप 90% लोगों से आगे हैं। ये एक ऐसा टूल है जो कि मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो शुरुआत करते हैं, फिर चलते हैं इंग्लिश लर्निंग के खूबसूरत सफ़र पर। तो बिल्कुल दिल से सीखेंगे। कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोग माइंड में रखते ही हैं। एट द सेम टाइम ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है, ठीक है जी, जो कि आपकी हेल्प करेगी। यस और नो? चलो जी शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल माइनस लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे, वर्ब की आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद फ्रेजेस, क्लोजेस, सेंटेंसेस, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जितना बेस अच्छे से हो सकता है पहले उसे कवर करेंगे। रेडी? चलिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? सबसे पहला सवाल बच्चों से जब पूछा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो उनके जवाब निकल के आते हैं सर नाउन, सर प्रोनाउन, सर वर्ब, सर एडजेक्टिव, ऐसे बताने लगते हैं जनरली बच्चे। जबकि बच्चे टीचर का सवाल ढंग से सुन नहीं रहे हैं। मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और बच्चे जवाब दे रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, है ना। जबकि मैंने पूछा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, अब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, जो भाषा है क्या वो शब्दों से बनी है? बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि माई नेम इज़ तरुण, माई नेम इज़ तरुण, तो माई एक शब्द है, नेम इज़ तरुण, तो मैंने 4 वर्ड्स का यहाँ यूज़ किया और ये इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने सेंटेंस बोला। तो अगर आप किसी भी भाषा की बात करें तो भाषा जो है वो शब्दों से बनी होती है। इतनी बात क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड की जो वर्ड्स होते हैं इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में एक और नाम से भी जाना जाता है, इन्हें हम लोग स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्पीच। अब आप सोच रहे हो कि सर स्पीच भाषण को नहीं कहते? हाँ भाई, भाषण को भी कहते हैं, लेकिन एक शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं। आगे चल के हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे जो कि मल्टीपल मीनिंग्स रख रहे हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो स्पीच का मतलब भाषण भी होता है और स्पीच का मतलब वर्ड्स भी होता है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि कोई भी जो लैंग्वेज है वो वर्ड से बनी है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो स्पीच से बनी है। यहाँ तक कहानी क्लियर? एकदम क्लियर। उसके बाद किसी भी भाषा में जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उस वर्ड्स के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब अगर आप इंग्लिश भाषा का ही यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नाम बता रहे होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो काम बता रहे होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो 2 शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे होंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो किसी एक चीज़ की विशेषता बता रहे होंगे। तो किसी भी भाषा में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के जो पार्ट्स होते हैं, है ना, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड्स या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्हीं को कहते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड्स या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीच के पार्ट्स की बात करें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीच के पार्ट्स की या पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो टोटल 8 कैटेगरीज होती हैं। कितनी? 8। वैसे 9th कैटेगरी भी होती है,
आर्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं, आपने सुना होगा आर्टिकल्स, एक कैटेगरी और होती है, लेकिन आर्टिकल्स जो है वो एक तरीके के एडजेक्टिव्स ही होते हैं, इसलिए अलग से वो कैटेगरी नहीं बनाई हुई है। तो हमने टोटल 8 कैटेगरीज रखी हुई है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है जी। तो ये तो कहानी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ना कि कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या होते हैं और फिर कैसे बने हैं। ठीक है, अब ये होते हैं कौन कौन से जो आप जवाब दे रहे थे, इनको वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। ठीक है जी। अभी हम ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू का मतलब है अभी ऊपर ऊपर से एक बेसिक नॉलेज इकट्ठी करेंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ताकि आगे चल के जब कोई चैप्टर आए तो वहां पे आपको दिक्कत ना आए। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर अभी मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और आगे चल के आप मान लो नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, शुरुआत करेंगे, तो नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि नाउन में बस नाउन की ही बात होती है, नाउन में प्रोनाउन की भी बात होती है, नाउन में वर्ब की भी बात होती है, नाउन के अंदर एडजेक्टिव की भी बात होती है, नाउन के अंदर आर्टिकल्स की भी बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज हमें चाहिए ही होती है। तो एक बात बताओ, अब आप नाउन चैप्टर शुरुआत करोगे, उसके अंदर मान लो अगर आर्टिकल आ गया या उसके अंदर वर्ब से रिलेटेड कोई बात आ गई, तो इंतज़ार ही करते रहोगे क्या कि वर्ब जब आएगा तब समझेंगे, तब वो पुरानी वाली बात नाउन वाली क्लियर होगी? इतना टाइम थोड़ी है। इसलिए पहले ही हम लोग ओवरव्यू लेके बैठेंगे। जितना बढ़िया हमारे पास ओवरव्यू होगा, आगे चल के हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, अभी गहराई में नहीं जा रहा हूँ। गहराई में कब जाएंगे? जब आगे चल के आप चैप्टर्स पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए जी। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की। बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्रिया जिसे हम लोग कहते हैं ना, हिंदी से हम लोग रिलेट कर लेते हैं। जबकि वर्ब क्या होता है? किसी काम को करना या किसी चीज का होना। एक्शन बताने वाला शब्द या स्टेट बताने वाला जो शब्द होता है वो हमारा वर्ब होता है। एक्शन बताने वाला शब्द और जो स्टेट बताने वाला शब्द होता है वो हमारा वर्ब होता है। जैसे आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो ये काम डेली करता हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे रीड मतलब पढ़ना, कोई एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ब है। शी इज़ अ टीचर, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो इज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है, ये स्थिति बता रहा है कि वो क्या है, वो टीचर है। तो स्टेट बताने वाले जो शब्द होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? वर्ब। हालांकि वर्ब और डिटेल में भी है, जैसा कि मैंने कहा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स, वो आगे चल के वर्ब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना ही जानिए कि इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं। क्लियर? अगला जो शब्द हमारे सामने आता है नाउन, बचपन से पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मास्टर जी ने बिल्कुल ये घोट के पिला दिया था हमें, टीचर ने हमें ऐसे याद करवाया था, ये पूछो मत, हिंदी में ही। और खैर, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, ये बहुत बेसिक सी बात है। किसी भी चीज़ का नाम हो गया, पर्सन है, थिंग है, ठीक है, कोई प्लेस है, तो उसको हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे राहुल स्टेज इन मुंबई, अगर आप देखेंगे राहुल किसी पर्सन का नाम है तो ये भी नाउन है, मुंबई किसी जगह का नाम है तो ये भी नाउन है। अगर देखेंगे स्टेज, यहाँ पे राहुल रहता है, ये एक्शन वाला शब्द है यहाँ पे, तो फिर ये क्या हो गया आपका? ये वाला यहाँ पे वर्ब हो गया। अभी वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, हम नाउन सीख रहे हैं, नेमिंग वर्ड। लेकिन नाउन की एक दो खास बातें आप और सीखेंगे जो कि आपकी आगे चल के बहुत हेल्प करेगी। और वो खास बात ये है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई शब्द नाउन है कि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी वर्ड के पहले आर्टिकल आ जाए, अगर कोई वर्ड है उस वर्ड के पहले आर्टिकल आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो शब्द भी क्या है? नाउन है, क्योंकि जो आर्टिकल होते हैं वो नाउन के लिए ही आते हैं, वो वर्ड आपका नाउन है। अगर कोई वर्ड में आप एस या ईएस लगा रहे हैं बेटा, किसी भी वर्ड में अगर आप एस या ईएस लगा रहे हैं और वो जो वर्ड है वो प्लूरल शब्द बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है? प्लूरल। तो वो जो वर्ड है वो भी क्या है? वो भी आपका नाउन है। हालांकि नाउन की और भी आइडेंटिफिकेशन है, हम लोग सफिक्स के थ्रू सीखते हैं, जैसे TION वाले, SHIP वाले, MENT वाले, वो आगे चल के अभी हम बात करेंगे इसी के बाद, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो अभी ये दो बातें ध्यान रखनी है बस। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा कि अ गर्ल, तो क्या गर्ल एक नाउन है? नेमिंग वर्ड से तो नहीं पहचान पा रहे? हाँ जी बिल्कुल, आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन है। अगर आर्टिकल ना लगा होता तो पहचान लेते, बिल्कुल। कैसे? आप गर्ल का एस या ईएस लगा के प्लूरल बना सकते हो, जो जिस भी शब्द का प्लूरल बन जाए एस या ईएस लगा के, वो भी क्या होता है? नाउन होता है। तो ये कॉमन बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है जी।
अब बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो कि नाउन की जगह पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि नाउन की जो रिपीटेशन हो रही होती है, जो बारंबारता आई होती है, उससे सेंटेंसेस की ब्यूटी चली जाती है, उससे सेंटेंसेस में ऑकवर्डनेस आ जाती है, बद्धापन आ जाता है। तो उस बद्धेपन को हटाने के लिए हम लोग नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ताकि सेंटेंसेस की ब्यूटी जो है वो वापस आ जाए। बोलो हाँ। जैसे कि जो तनु है वो बिब्लियोफाइल है और वो कैरी करती है बुक अपने साथ जहाँ भी वो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो तनु जी हैं यहाँ पे, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये नाम है। नाम है तो फिर ये क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लियर? तनु एक बिब्लियोफाइल। अच्छा, पहले बिब्लियोफाइल सीख लो, ये क्या होता है। ये बुक लवर को हम लोग बोलते हैं, जिनको किताबों से बड़ा प्यार होता है। ये बिब्लियो जो वर्ड है ये बुक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो फाइल वर्ड है ये लवर से रिलेटेड होता है, तो बुक्स लवर हो गया। आपने और भी वर्ड सुने होंगे फाइल से, जैसे आपने सुना होगा फिलोसफर। सुना है? फिलोसफर। वो फीलो का मतलब लव, फाइल है ना फिल, और सोफी का मतलब विजडम, तो जैसे ज्ञान से प्यार हो। ऐसे आपने एक और सुना होगा फिलंथ्रोफिस्ट। फिलंथ्रोफिस्ट, फिल का मतलब लव, एंथ्रोपी का मतलब मैनकाइंड, जो मानवता जात से प्यार करता है, परोपकार करता है, जो ठीक है परोपकारता करता है, उसे हम लोग फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो तनु जी जो बिब्लियोफाइल हैं वो कैरी करती हैं। अब मैंने क्या यहाँ पे तनु का नाम दोबारा लिखा? नहीं। अगर तनु दोबारा लिख देता तो वो एक नाउन हो जाता, और नाउन नाउन रिपीट हो जाता, तो सामने वाला भी पगला जाता, भाई क्या हो गया, इतनी बार मेरा नाम क्यों ले रहा है। मतलब ये मुझे भाई नहीं बोल रही है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि किसी का मैं नाम बार बार मैं रिपीट करूँ तो सामने लगा रहा है क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है। तो इसलिए नाउन की रिपीटेशन से सेंटेंसेस में ब्यूटी चली जाती है। उसको हटाने के लिए क्या मैं तनु जी की जगह शी यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो शी क्या है? एक प्रोनाउन है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं, जो कि किसकी जगह पे यूज किए मैंने? नाउन की जगह पे, उसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है जी। तो आगे जितनी भी बार मतलब आगे चल के मैं तनु की बात करूंगा तो तनु को तनु ना लिख के मैं शी लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आई, वी, यू, मी, माई, आर सेल्स, ये सब के सब प्रोनाउन होते हैं। बाकी प्रोनाउन में इसमें और गहराई में हम लोग जाएंगे। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे वो है एडजेक्टिव। अब ये मैं कई बार बता चुका हूँ, वैसे ए और जे के बीच में जो डी होता है वो साइलेंट होता है, इसे एडजेक्टिव नहीं कहते। मास्टर जी आज हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव नहीं है ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। डी साइलेंट है। जैसे एक शब्द होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं है वो, एडजेसेंट है। क्या है? एडजेसेंट। एक वर्ड है एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग नहीं है वो, एडजॉइनिंग है, एडजॉइनिंग। ठीक है। तो ए और जे के बीच में जो डी है वो साइलेंट है। अब इसकी एक खास बात है, और वो खास बात यह है कि जो एडजेक्टिव में जो एडी लिखा हुआ है ना, इस एडी का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है जी? एडिशन। तो ये जो शब्द होता है किसी शब्द के साथ जुड़ता है और जुड़कर उसकी विशेषता बताता है। तो कौन से शब्द के साथ जुड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ये नाउन के साथ जुड़ता है और प्रोनाउन के साथ जुड़ता है। ये नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़कर, नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़कर उसको मॉडिफाई कर कर उनकी विशेषता बताता है, इसलिए इसे एडजेक्टिव हिंदी में विशेषण आपने सुना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा शी हैज़ अ रेड हैट। अगर यहाँ पे रेड नहीं लिखा होता तो क्या यहाँ ये लिखा होता शी हैज़ अ हैट? बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये जो ए आर्टिकल है ये हैट के लिए होता? बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ अ की जगह टू लिखा होता तो ये हैट्स हो जाता, तो प्लूरल कौन बनता? हैट ही बनता ना। तो ये बात कंफर्म्ड है, ये ए आर्टिकल हैट के लिए आया हुआ है। अब उसके पास कैसी हैट है? पहली बात तो हैट नाउन है, तो कैसी हैट है? रेड हैट है, तो नाउन के बारे में जो मॉडिफाई करे वो आपका एडजेक्टिव होता है। लाल टोपी है, ठीक है। द सदर्न लाइट्स आर ब्यूटीफुल। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो द आया हुआ है ये लाइट्स के लिए आया हुआ है, तो लाइट्स आपका क्या हो गया? नाउन, क्योंकि आर्टिकल जिसके लिए आता है वो हमारा नाउन होता है। तो नाउन के बारे में बताए, कौन सी लाइट्स भाई? ब्यूटीफुल लाइट्स, सदर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स, ब्लैक लाइट, वाइट लाइट्स, कुछ भी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक टर्म है ब्यूटीफुल, ये किसको बोला जा रहा है? ये भी तो लाइट्स को ही बोला जा रहा है ना, कि लाइट्स सुंदर है। बाद में लिखा हुआ है लेकिन बोला किसको जा रहा है? लाइट्स को ही बोला जा रहा है, तो नाउन के बारे में ही बता रहा है। तो ये टर्म भी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। तो नाउन के बारे में, जैसे अगर मैं बोलूं शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल,
तो शी इज़ ब्यूटीफुल में अगर आप देखेंगे ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि प्रोनाउन है। अगर आपको पता होगा वो कौन है, सुंदर है। सुंदर किसको बोल रहे हैं, शी को। प्रोनाउन के बारे में बता रहा है ये शब्द, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक ठीक है। बिग, हैप्पी, ग्रीन, क्रेजी, ये सब के सब एटसेट्रा, ये सारे, ये एक्सेट्रा नहीं है, एक् क नहीं है, कबूतर वाला, एट है, टमाटर वाला, एटसेट्रा। ठीक है, बचपन से हम लोग गलत बोलते हैं। चलिए एडजेक्टिव के बाद बात करते हैं एडवर्ब की। अब आपका दिमाग चलेगा, आप बोलोगे 1 मिनट सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो एडजेक्टिव में एडी लिखा हुआ है ना, उस एडी का मतलब एडिशन होता है, तो उसी सेम लॉजिक से यहाँ पे जो एडी लिखा हुआ है उसका मतलब भी एडिशन होगा। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। तो अच्छा ये ध्यान रखना, ये ए और वी के बीच में डी साइलेंट नहीं होता। कुछ लोग इसे भी एवर्ब कह रहे हैं, एवर्ब, है ना। इतना भी कूल नहीं बनना, इतना रैपर डैपर भी नहीं बनना। एवर्ब, एवर्ब नहीं है, ये एडवर्ब ही है। मैंने ए और जे के बीच में जो डी था वो साइलेंट बोला था। ठीक है जी। वैसे वो फोनेटिक्स होता है, आपको पता होगा कि भाई च को च भी बोलते हैं, क भी बोलते हैं। ठीक है, ग को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, है ना। ये सब फोनेटिक्स का पार्ट है। फोनेटिक्स बिल्कुल अलग चीज़ है, उसकी बात कभी और करेंगे। ठीक है जी। अभी आप एडवर्ब पे फोकस करेंगे। एडवर्ब क्या होता है, तो एडी का मतलब एडिशन, तो ये भी जुड़ता है किसी के साथ, तो मैं यहीं लिख देता हूँ कि ये किस किस के साथ जुड़ता है और उसको जुड़ के उसकी विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता है। तो ये वर्ब के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जुड़ता है। दूसरा ये एडजेक्टिव के साथ जुड़ता है। तीसरा ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो ये 3 शब्दों की विशेषता बताता है, उनको मॉडिफाई करता है। और आप कभी गलती से भूल जाएं कि ये किसकी मॉडिफिकेशन करता था, तो ये तीनों शब्द इसी के अंदर है। वो कैसे भला, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसके अंदर है। ये एडजेक्टिव को करता है, एडी से याद आ जाएगा। ये खुद किसी दूसरे एडवर्ब को करता है, अपने आप में ही एडवर्ब है। आई होप पॉइंट मेरा समझ में आ गया। अब इसे थोड़ा सा बारीकी से सीखने की ज़रूरत है। बीच बीच में मैं पानी पीता रहूँगा भाई, इस पार्ट को मैं कट नहीं कर पाऊँगा। ऐसे कट करने लगा तो एडिटिंग में ही पूरी रात गुजर लेगी और पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा। तो इसकी आदत आप डाल लीजिए, ठीक है भाई। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मैं मतलब ये मान लो कि 10 मिनट बाद मुझे पानी चाहिए ही चाहिए, मतलब मेरा गला ऐसा है। ठीक है, तो मेरे गले में काफ़ी बड़ी दिक्कत हो गई थी कुछ टाइम पहले। उसके बाद बस इसका जो पोटेंशियल है वो ऐसा ही है कि अगर पानी ना पियो, हाइड्रेटेड इसे ना रखो, तो ये अंदर कटने छिलने लग जाता है और उसकी वजह से मैं ढंग से बोल नहीं पाता हूँ और उसका इम्पैक्ट पूरे शरीर पे आता है। फटीग होता है, इरिटेशन होता है और मेंटली भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो मैं पानी पीता रहूँगा। कुछ लोगों को ये वो लगता है कि अरे सर खड़े खड़े पानी पी रहे हो, घुटने में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई अभी कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है जी। तो एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है और एडवर्ब को करता है दोस्त। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं 1 बाय 1, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। ही ड्राइव्स केयरफुली। अगर आप देखेंगे ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, ड्राइव करता है, चलाता है ना, तो वो हमारा वर्ब होता है। ठीक है, वो हमारा वर्ब है। ही उसका सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो वो कैसे ड्राइव करता है, वो केयरफुली ड्राइव करता है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब। वो कैसे ड्राइव करता है, वो केयरफुली ड्राइव करता है। वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। अगर आप ध्यान से देखेंगे एम यहाँ पे वर्ब है, उसका जो सब्जेक्ट है वो आई है। अब उसने बोला मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूं, मैं शर्मिंदा हूं डिले के लिए एक तरीके से। तो आप ये बताओ पहले सॉरी किसको कहा जा रहा है, कौन सॉरी है, मैं सॉरी हूं। तो मतलब मैं सो रही नहीं, सॉरी नहीं हूं, मैं सॉरी हूं। ठीक है, तो आई को बोला जा रहा है कि आई सॉरी है। आई क्या होता है, आई एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में जो बताए क्या वो एडजेक्टिव होता है, तो सॉरी जो है वो एडजेक्टिव है। अब कितना सॉरी है, एक्सट्रीमली सॉरी है, तो एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो एक्सट्रीमली यहाँ पे आपका एडवर्ब है। क्लियर है जी। तो यहाँ पे अगर आप पहले वाले में देखेंगे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दूसरे वाले में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ये दोनों पॉइंट जस्टिफाई कर दिए। अब इसको भी देख लो एक बार। शी इज नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली। ध्यान से समझना,
वो नरेट कर रही है, तो ये तो आपकी वर्ब होगी। नरेट करना मतलब व्याख्या करना, एक तरीके से वर्णन करना कि वो नरेट कर रही है घटना का। कैसे? धीमे धीमे, स्लोली स्लोली नरेट कर रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंसिडेंट तो नाउन है, उसके पहले द आर्टिकल लगा पड़ा है आपका। लेकिन अगर देखेंगे जो स्लोली शब्द है वो वर्ब के लिए आया हुआ है कि वो नरेट कर रही है। वो कैसे वो कैसे नरेट कर रही है? वो धीरे नरेट कर रही है। कैसे नरेट कर रही है? धीरे नरेट कर रही है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे बच्चे, वो एडवर्ब है। कितना धीरे? बहुत धीरे नरेट कर रही है। एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई करे तो वो एडवर्ब होता है। आई होप मेरा पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। बाकी बारीकियां, बाकी गहराइयां चैप्टर में उतरने के बाद ही हम लोग देखेंगे। अगला जो शब्द आपके सामने आता है इसे हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। ठीक है, बाकी जो मर्जी बोल लो, बोलने में कुछ फर्क पड़ता नहीं है दोस्तों। ठीक है, बशर्ते ये कि आपको टर्म्स के मीनिंग आने चाहिए। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है, उसका इनसे लेना देना होता है एग्जामिनेशन से, लेकिन इतना नहीं होता है ना, क्योंकि वो चीज़ तो आप ये मान के चलो कि माहौल ही सिखा सकती है बढ़िया स्तर पे। वैसे सीख सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे जाना है बोलने के मामले में आपको, तो वो फ्लुएंसी, वो एटिकेट्स, वो नज़ाकत है ना, और वो आपकी वो टोन, समझ रहे हो, वो माहौल में रहने के बाद ही आती है। तो हम फिर भी जो वर्ड्स की एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो हम लोग सीखते चलेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी। प्रेपोजिशन ये दो पार्ट में टूटा हुआ है, आपने देखा होगा। एक है ये प्री और एक है ये पोजीशन। तो प्री का मतलब होता है पहले, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, और पोजीशन मतलब कोई जगह। तो ये किसी की पोजीशन से पहले आता है, किसी जगह से पहले आने वाला शब्द है। तो पहले इसकी एक बार डेफिनेशन देखेंगे, हालांकि डेफिनेशन एग्जामिनेशन में नहीं आती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं, लेकिन स्टिल अभी हम बेसिक सीख रहे हैं तो नजर डाल लो। प्रेपोजिशन करता क्या है? ये शो करता है रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्दों के साथ। प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे शब्दों के साथ करता है। अब ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन में हमने पढ़ा था ना कि ये पोजीशन में पहले आने वाला वर्ड होता है, तो ध्यान रखिएगा ये नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से हमेशा पहले होता है। किसकी भाई? नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले आकर। प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा, या आप यूं कहें कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। तो प्रेपोजिशन करता क्या है? नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ रिश्ता दर्शाता है, रिलेशनशिप शो करता है। कैसे? एग्जाम्पल आपके सामने, आई लिव इन इंडिया, देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल, आई एम फाउंड ऑफ कॉफी। सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे, इंडिया किसी जगह का नाम है, नाउन है। देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल, टेबल के पहले द आर्टिकल लगा हुआ है, नाउन है। आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी, कॉफी किसी चीज का नाम है, कॉफी, टी, शुगर, गोल्ड, नाम है, ये भी नाउन है। सारे के, अच्छा इतना तो थोड़ा बहुत तो पता है ना कि बेसिक प्रेपोजिशन क्या होते हैं। 10वीं 12वीं तो पास की होगी अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं, तो नहीं भी पास की तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तो शायद पास की होगी। उसमें इन, एट, टू, बाय, विद, इन, इतना तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता होगा। ठीक है, तो ये इन जो है आपका, जो अंडर है और जो ऑफ है, ये इस टाइप के जो शब्द होते हैं ना, बाय, टू और आपका बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग, अमिड, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं। चैप्टर आएगा तो सारे वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे अच्छे से। तो अगर आप देखेंगे तीनों सेंटेंसेस में जो प्रेपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले है। तीनों में नाउन ही है, वैसे तो प्रोनाउन भी हो सकता है नाउन की जगह। ठीक है, एक ही बात होती है नाउन प्रोनाउन। अगर आप अब देखेंगे यहाँ लिव कैसा वर्ड है, तो आई सब्जेक्ट है, लिव उसकी वर्ब है कि मैं इंडिया में रहता हूं, रहना एक्शन हो रहा है, वर्ब है। बॉक्स कैसा शब्द है, ए आर्टिकल आया हुआ है, तो ये भी नाउन है आपका। अच्छा, फोन्ड क्या है? फोन्ड का मतलब होता है शौकीन। तो मैं शौकीन हूं, मैं कौन हूं? मैं शौकीन हूं। तो फोन्ड किसको कह रहे हैं? आई को। आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, अगर आप देखेंगे ध्यान से,
प्रेपोजिशन कर क्या रहा है? प्रेपोजिशन कर क्या रहा है? प्रेपोजिशन कर क्या रहा है? किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ, उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशनशिप बता रहा है कि मैं कहाँ रहता हूं, इंडिया में रहता हूं। लिव और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। बुक्स और टेबल के बीच में कि बुक्स कहाँ है, टेबल के नीचे है। कॉफी और शौकीन के बीच में कि शौकीन हूं किसका, कॉफी का शौकीन हूं का। समझ गए? तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि प्रेपोजिशन होता क्या? प्रीपोजिशन, पोजीशन से पहले आने वाला। किसकी पोजीशन से? नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ जो शब्द रिलेशनशिप दर्शाता है, ऐसे शब्द को हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। बोलो हाँ। अगला वर्ड सबसे आसान, आप बताएंगे। चलिए जी, कंजंक्शन। तो बेटा कन का मतलब होता है टुगेदर, और जंक्शन का मतलब होता है टू ज्वाइन। तो ऐसा शब्द जो चीजों को जोड़े, कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला शब्द, ज्वाइनिंग वर्ड इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ज्वाइनिंग वर्ड। राहुल और साहिल दोस्त हैं, सॉरी रोहन और साहिल, तो रोहन जी को और साहिल जी को जोड़ रहा है एंड। शी एंड आई विजिटेड गोवा लास्ट वीकेंड, तो शी और आई को जोड़ रहा है एंड। डू यू हैव अ रफ नोटबुक और एटलीस्ट अ रफ शीट ऑफ पेपर, तो देखेंगे फ्रेजेस को जोड़ रहे हैं यहाँ पे। रफ नोटबुक है और एटलीस्ट अ रफ शीट ऑफ पेपर, तो जोड़ रहा है ना कि या तो ये या तो वो है। क्या? आई डिड नॉट गो टू वर्क टुडे बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दो क्लोजेस को या दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। अभी आपको ये फ्रेज क्लोज शब्द हो सकता है समझ में ना आ रहे हो, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसी की चर्चा करेंगे, तो निश्चिंत रहिए। तो दो, आप ये मान लीजिए दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एक तरीके से, या दो क्लोजेस। क्लोज क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को मिला के एक क्लोज बोलते हैं। हालांकि सब्जेक्ट वर्ब भी आपने अभी नहीं पढ़ा, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, लेकिन आप बेसिक आइडिया समझ गए हैं कि दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को या दो क्लोजेस को जोड़े। जैसे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो क्लोज नंबर 1। फिर ये सब्जेक्ट है और ये उसकी वर्ब है, तो क्लोज नंबर 2। दो क्लोजेस को जोड़ने वाला शब्द वो भी कंजंक्शन होता है। एंड, और, बट, बिकॉज, सिंस, ठीक है। बाकी इसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, वो फिर कंजंक्शन चैप्टर में हम लोग उसकी बारीकियां खंगालेंगे। क्लियर? अभी तो ओवरव्यू ले रहे हैं। अगला है इंटरजेक्शन। क्या है ये? इंटरजेक्शन। हाँ, तो बस जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे टाइप के शब्द इसके अंदर होते हैं, जिसमें आपकी भावनाएं जो है उमड़ उमड़ के बाहर आए, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ऐसे बाहर निकले जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया आपने या क्या ही हो गया है। एक्सप्रेसिव वर्ड जो होता है ना उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है? आप भी सोच रहे होगे मास्टर साहब पगला गए हैं, बीच में क्या दौरा पड़ गया था, पानी पी रहे हो ना बीच बीच में, कुछ और तो नहीं गटक रहे हो? नहीं भाई, पानी ही है। सफ़ेद रंग का तो पानी ही हो सकता है शायद, है ना? चलो खैर, तो इंटरजेक्शन एक एक्सप्रेसिव वर्ड है बेटा। जोक सपाट मुद्दे पे आते हैं। आउच, दैट हर्ट, आउच। ठीक है? आउच, ये जो आउच, ओ माय गॉड, ओ नो, ओ शिट, हुर्रा, अलास, ये जो वर्ड्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे वर्ड्स को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आउच ये हो गया। यू है ना, यू आई लव टू लिसन रैप म्यूजिक ब्रो, तो ये वाओ, ओ शिट, ये सब इंटरजेक्शन है जितने भी एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं। ठीक है जी? अच्छा, मुझे यो से एक बात ध्यान आ गई। आपने यो हनी सिंह सुना? यो, तो हमको लगता होगा यो पता नहीं क्या ही, मतलब ये रैपर के अपने नाम के पहले लगा लेते हैं और ये बड़ा डैशिंग लग रहा है इसलिए उसने लगा लिया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने म्यूज़िक सीखा है और बाहर देश से म्यूज़िक सीखा है, पता नहीं अमेरिका से सीखा है, कनाडा से सीखा है या यूके से सीखा है। बाहर गए थे वो सीखने के लिए, तो वहाँ पे वो देखते थे कल्चर, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे कि वो यूं बोलते थे। मैं समझा देता हूँ आपको, एक्चुअल में ये ऐसा होता है, योर हनी सिंह। क्या होता है? योर हनी सिंह। तो वो फ्लो में जो रैपिंग स्टाइल होता है ना, यो, है ना, यो, वो फ्लो में निकलता है, होता है ये योर है, तुम्हारा अपना हनी सिंह। ठीक है? तो यो हनी सिंह, तो वो इसलिए यो और यो रह गया, ये यू आर कोने से कट गया है। ठीक है? चलिए जी, आगे बढ़े जी। ऐसे ही आपने बादशाह को सुना होगा, इश बॉय, बादशाह। तो वो इश बॉय क्या है? वो
इश्य बॉय, ये इश्य बॉय, आगे अपना नाम लिखता है वो बादशाह। तो ये इश्य बॉय नहीं है, ये इट इज़ योर बॉय है एक्चुअल में। और वो उसको यूं लिखने देखोगे आप, ऐसा लिखता है इट इज़ योर बॉय, आगे जो भी है बादशाह लिखना है। अब वो इट इज़ के भी, ये इट्स जो होता है ना, इसका मतलब इट इज़ होता है वैसे। एक ये वाला इट्स भी होता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, आगे चल के हम लोग प्रोनाउन में पढ़ेंगे। ये जो है इसका मतलब इट इज, इट वॉज, इट हैज, दो तीन मीनिंग होते हैं। यहाँ पे इट इज योर बॉय बादशाह है ना। भोजपुरी में इसका पता नहीं गाना था, पानी पानी हो गई, वो भोजपुरी में भी आया था, उसमें ये कह रहा थोड़ा लल्ला बादशाह, इट्स योर बॉय बादशाह। चलो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे भाई हम लोग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है सभी बच्चों को। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनके फंक्शन एकदम क्लियर है। तो अभी जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया वो फंक्शन के बेसिस पे समझाया है, फंक्शन के बेसिस पे। ध्यान रखिए किस वर्ड का क्या फंक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो अब मैं अगर आपसे कोई भी वर्ड पूछूं तो क्या आप फंक्शन के बेसिस पे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता देंगे? कोई भी वर्ड लिख के दूं तो आप मन में सोच रहे होंगे सर आप पेश तो कीजिए हुजूर, बता देंगे। लेकिन इसका जवाब है नहीं, आप बता ही नहीं सकते। इंग्लिश लैंग्वेज में 1,71,000, अब तो बढ़ गए होंगे भाई, 2 लाख मान लेता हूँ, 2 लाख वर्ड्स हैं भाई, 2 लाख वर्ड्स। तो हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप याद कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो अगर मैं आपको कोई भी वर्ड दूं और पूछूं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो बताने से मना कर देना। और कब तक बताने से मना कर देना? जब तक मैं उस वर्ड को किसी सेंटेंस में यूज करके ना दूं। समझे मेरी बात? कारण क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, या एक वर्ड एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में होता है। एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में भी होता है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम पता करेंगे कि वो वर्ड सेंटेंस में यूज कैसे हुआ है। अगर वो सेंटेंस में ये वर्ड काम बता रहा है तो बोल देंगे वर्ब है, नाम बता रहा है तो बोल देंगे नाउन है, विशेषता बता रहा है तो बोल देंगे एडजेक्टिव है। ऑफ कोर्स नाउन प्रोनाउन की बता रहा है तो डिपेंड करता है कि वो वर्ड यूज कैसे हुआ है। तो इसलिए जो इंग्लिश में हम सीखते हैं ये फंक्शनल इंग्लिश है, फंक्शन के बेसिस, रटना नहीं है, अकेडमिक इंग्लिश नहीं है वो स्कूल में हमने जो पढ़ी है, ठीक है। ये फंक्शनल है, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप लोग करोगे। क्लियर? तो अब मैं आपको क्या दूंगा? वर्ड्स दूंगा सेंटेंस में ऐड करके, तो आपने बताना है उस वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्लियर? और मैं ऐसे आपको वर्ड्स देने वाला हूं जिसके एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपने बताना है अलग अलग सेंटेंस में क्या अलग अलग उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ट्राई करना है, बाकी तो है ही हम। चले चलिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। शुरू हो जाओ भाई, खड़काओ। द फास्ट कार ड्रोव अराउंड द कर्व। तो अगर मैं फास्ट ना लिखूं तब भी ये बोल सकता हूं द कार ड्रोव अराउंड द कर्व। ये ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन वर्ब है ये तो। अब दो आर्टिकल आया हुआ है, ये कार के लिए आया हुआ है तो ये नाउन है। कैसी कार? फास्ट कार। तो नाउन के बारे में जो बताए एडजेक्टिव है। क्लियर? द कार ड्रोव फास्ट अराउंड द कर्व। ध्यान से देखना, अगर आप देखेंगे ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन ये वर्ब है, कार उसका सब्जेक्ट है। कार ड्रोव की, कैसे? फास्ट। कैसे ड्रोव, कैसे चलाई? फास्ट। समझ गए ना? अब ये वर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द है। वर्ब को मॉडिफाई करता है तो क्या होता है? एडवर्ब होता है। कहानी क्लियर? तो पहले में एडजेक्टिव है, दूसरे में एडवर्ब है। चलिए अगला बताएंगे, एडवांस का पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या विडियो को पॉज कर लो। एन एडवांस ऑफ 500 रुपीज वॉज गिवन। अगर आप ध्यान से देखेंगे एन आर्टिकल सिर्फ इसी शब्द के लिए आया हुआ। आर्टिकल जिस शब्द के लिए आते हैं वो नाउन है। अब आप सोचेंगे द आर्टिकल भी इसके लिए आया हुआ है। नहीं मेरे भाई, द आर्टिकल मनी के लिए आया हुआ है, द एडवांस मनी। क्योंकि आप एडवांस ना लिखो तब भी समझ में आएगा द मनी हैज बिन रिटर्न्ड। ये विशेषता बताने वाला शब्द है, मनी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। अच्छा मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जब हम बोलते हैं जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप ये मत सोचिए आपने कहा था जिस भी वर्ड के पहले आर्टिकल आता है वो नाउन है। बात बिल्कुल सही है, मैंने बोला था जिस भी वर्ड के लिए आर्टिकल आता है वो नाउन है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये ए जो है ये गर्ल के लिए आया हुआ, क्योंकि टू लिखूंगा तो गर्ल्स हो जाएगा, तो ये नाउन है आपका, तो ये उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है।
ऐसे तो वो और भी घुमा के बोल सकता है अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आप समझ रहे हो मेरी बात? अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना अभी ए आर्टिकल वेरी के लिए आया तो ये नाउन है, नहीं भाई। आर्टिकल हमेशा सबसे बाद वाले वर्ड के लिए, ये नाउन है, ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है। वैसे ये सारी बातें हम लोग आर्टिकल्स में सीखेंगे, समझाऊंगा मैं, लेकिन स्टिल अभी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करना मेरा काम है। चलिए जी, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। एन एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली, तो ये एन एक्सप्रेस गाड़ी को बोला हुआ है, तो एन आर्टिकल जिसके लिए ए और एन या दा जिसके लिए आते हैं, आर्टिकल पता है ना, ए एन दा, तो वो नाउन है। क्लियर? आई हैव एक्सप्रेस्ड माई व्यूज, मैंने एक्सप्रेस कर दिए हैं अपने विचार, एक्सप्रेस कर दिए, एक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद ये मेन वर्ब बन के आया हुआ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, एक्सप्रेस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे वर्ब है, पहले में नाउन दूसरे में वर्ब। आई कैच द एक्सप्रेस ट्रेन, तो अगर आप देखेंगे ये द आर्टिकल ट्रेन के लिए है अब, और कैसी ट्रेन? एक्सप्रेस ट्रेन, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो नाउन वर्ब एडजेक्टिव, नाउन वर्ब एडजेक्टिव। She works for a multinational company. Several works of art were stolen from the town museum yesterday. तो she सब्जेक्ट है, वर्क्स उसकी वर्ब है ना? और अब आप ये मत सोचिएगा सेवरल सब्जेक्ट है, वर्ब वर्क्स उसकी वर्ब है, नहीं नहीं नहीं। सेवरल वर्क्स, सेवरल के बाद प्लूरल नाउन आता है, सेवरल बॉयज, सेवरल गर्ल्स, सेवरल टीचर्स। सेवरल का मतलब एक तरीके से मैनी हो गया, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा क्या आगे जो वर्ड होगा वो प्लूरल होगा, तो उस ये सब्जेक्ट बन के आया हुआ, अगर ध्यान से देखेंगे इसकी वर्ब ये है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ये वर्ब है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। हालांकि सब्जेक्ट वर्ब अभी चल के अभी इसी के जस्ट तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ही सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद, तो वो उस सब क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल अपना डाउट मत रखिएगा। अभी आप बताइए कि वर्क्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, सेवरल बॉयज, सेवरल गर्ल्स, सेवरल टीचर्स, है ना? सेवरल का मतलब एक तरीके से मैनी ही है, और देखो वर्ब भी प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ पे ये नाउन है, ये प्लूरल बना के आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन है। क्लियर? चले, चलो ऑब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू स्कोर द मोस्ट पॉइंट्स, तो दा सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए हुआ, आगे तो ऑफ लिखा हुआ है, ये तो प्रेपो है, और ये प्रेपो के बाद आने वाला नाउन है। ये क्या है? द आर्टिकल आया हुआ तो नाउन ही हो गया फिर तो, और सब्जेक्ट भी बना हुआ है ना? इसकी जो वर्ब है ये है इज, लेकिन वही वाली बात, अभी हम सब्जेक्ट वर्ब की बात कर ही नहीं रहे, अभी तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान रहे हैं। इफ नोबडी ऑब्जेक्ट्स वी विल पोस्टपोन द मीटिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है तो हम पोस्टपोन कर देंगे, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है आपकी। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है, नोबडी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स उसकी वर्ब है। क्लियर? तो पहले में नाउन, दूसरे में आपकी वर्ब। ऑब्जेक्ट करना, एक्शन करना, अगर कोई इजहार, इंकार, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ये नहीं करता, क्या नहीं करता है, भूल रहा हूं मैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, हिंदी में क्या बोलते हैं? एतबार, है ना? एतबार, चलो ऐसे ही, इजहार, एतबार, ये शायरी वाले सारे शब्द बैठे हुए हैं जुबान के ऊपर, हैं? खैर, तो पहले में नाउन है, दूसरे में वर्ब है। आपने एक सुनी होगी, एक बहुत अच्छी शायरी है, उसमें ऐसा बोला गया कि ये जो प्यार है, जो मोहब्बत है और जो इश्क है, इनका एक एक अक्षर अधूरा क्यों है? प्यार, है ना, इश्क, मोहब्बत, इन सब में एक एक अक्षर अधूरा है, तो आप बताइएगा मुझे किसी दिन। चलिए जी, पहले में नाउन है, दूसरे में क्या है? दूसरे में आपकी वर्ब है। चलें जी, आई होप फंक्शन के बेसिस पे आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो एकदम क्लियर हो गए हैं। अब हम शुरुआत करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच थ्रू सफिक्स। सफिक्स के बेसिस पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। क्लियर? क्योंकि सफिक्स अलग चीज है, फंक्शन अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। तो आपको एक तरीका नहीं आना चाहिए, आपको कई तरीके आने चाहिए किसी वर्ड को आइडेंटिफाई करने के। हम लोग अक्सर एक ही मेथड रट लेते हैं और उसी मेथड के अकॉर्डिंग बस फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इस वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें हम कभी कभी तो बता पाते हैं और कभी कभी नहीं बता पाते हैं।
लेकिन अगर हमें मल्टीपल वेज पता है किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के, तो पॉसिबिलिटी पूरी पूरी ऐसी है कि अगर आप एक तरीके से नहीं ढूंढ पा रहे तो आप दूसरे तरीके से तो डेफिनेटली ढूंढ लेंगे। यस और नो? तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच थ्रू सफिक्स। चलो जी, तो वन बाय वन हम लोग पहले समझते हैं कि सफिक्स होता क्या है। सफिक्स के साथ साथ आप ये चीज भी सीखेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, पहले प्रीफिक्स को सीखिए, फिर सफिक्स को आप लोग सीखिएगा। प्रीफिक्स में आपको प्री वर्ड दिखाई दे रहा है, ये इनिशियल में आपको प्री दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो प्री का मतलब पहले, तो ये किसी वर्ड में जो सबसे पहले जो इनिशियल्स होते हैं, इनिशियल्स मतलब भी पहले वाले ही होते हैं, तो किसी भी वर्ड के शुरू में लगने वाले जो लेटर्स होते हैं उनको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, हिंदी में से उपसर्ग कहते हैं। आपने पढ़ा होगा सफिक्स होता है प्रत्यय और प्रीफिक्स होता है उपसर्ग। ठीक है, जैसे इन एक्शन में इन है, इनविजिबल में इन है, तो ये प्रीफिक्स है, क्योंकि एक्शन भी एक वर्ड होता है, विजिबल भी एक वर्ड होता है अलग से, उसके पहले हमने प्रीफिक्स लगा दिया, इन लगा दिया, तो उसका मीनिंग बदल गया है ना। ऐसे रीएक्ट है, रीअपियर है, रीडिज़ाइन है, रिक्रिएट है, तो ये री वाले वर्ड है, मतलब ये जो री लेटर आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, प्रीफिक्स है। ऐसे ही इधर अन हो गया और इधर अन हो गया, क्लियर। तो ये सब के सब हैं हमारे प्रीफिक्स। लेकिन हमने जो आइडेंटिफिकेशन सीखनी है वो प्रीफिक्स के थ्रू नहीं सीखनी है, वो सफिक्स के थ्रू सीखनी है। हम एंड वाले जो लेटर्स होते हैं उनको पकड़ के हम लोग सीखेंगे कि कौन से वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सफिक्स मैंने बोला प्रत्यय को बोलते हैं जो किसी वर्ड के एंड में लगने वाले जो लेटर्स होते हैं, जैसे कि ई आर है, ई आर है ना, रीडर है, पेंटर है, टीचर है। अगर आप देखेंगे चाइल्डहुड है, मैनहुड है, अडल्टहुड है, यूनियन है, ओपिनियन है, समझ गए। तो ये आपका आई ओ एन जो है ये सब के सब क्या है, सफिक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर पहले आपको प्रीफिक्स में और सफिक्स के अंदर। चलो डिफरेंस क्लियर, तो अब हम वन बाय वन पार्ट्स ऑफ स्पीच के सफिक्स सीखते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है हम कैसे पहचान ले कि वो नाउन है। तो नाउन के कुछ सफिक्स होते हैं, आप लास्ट के कुछ लेटर से पहचान सकते हैं कि वो नाउन है कि नहीं है। अच्छा, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सफिक्स नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउन के सफिक्स होते हैं, वर्ब के सफिक्स होते हैं, एडजेक्टिव के सफिक्स होते हैं, इन तीन के ही होते हैं, और इन तीन में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चे को होती है। क्लियर, क्योंकि प्रेपोजिशन बहुत आसान है, इन, टू, एट, बिटवीन, बाय, फ्रॉम, यही वाले वर्ड्स होते हैं। प्रोनाउन सबको ही पता है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे होते हैं। कंजंक्शन सबको ही पता है, जोड़ने वाला शब्द होता है। इंटरजेक्शन भी सबको पता है, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन हमारे को होती है वो हमेशा नाउन में, वर्ब में और एडजेक्टिव में होती है, कभी कभी एडवर्ब में भी होती है। तो उन्हीं की बात हम लोग करेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नाउन सफिक्स की बात करते हैं, बहुत सारे हैं, वन बाय वन मैं सबके फंक्शन भी बताता चलूंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जल्दी जल्दी से देखते चलेंगे, ये बस नज़र डालने वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। तो अगर किसी वर्ड के पीछे एज लिखा हुआ है तो वो कंडीशन बता रहा है और वो नाउन सफिक्स है, जैसे कि लीकेज है, बॉन्डेज है, मैरिज है, कवरेज है, तो ये नाउन सफिक्स है। ऐसे ही ए आर वाले भी नाउन सफिक्स होते हैं। ए आर का मतलब ऐसा इंसान जो एक्शन को परफॉर्म करता है। तो किसी के पीछे ए आर लगा पड़ा है तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे वो इंसान के बारे में बात हो रही है, वो भी नाउन है। बेगर है, लायर है, स्कॉलर है, ठीक है, टीचर है। ऐसे ही सी वाई वाले जो शब्द होते हैं जो स्टेट और क्वालिटी को बताते हैं, क्या बताते हैं, स्टेट और क्वालिटी। अर्जेंसी, एमरजेंसी, एक्यूरेसी, डिसेंसी। अब यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है कि उस वर्ड के पहले आर्टिकल है कि नहीं है, SEIS लगा के प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, नेमिंग वर्ड है कि नहीं है। सीधा आपको पता है कि ये सफिक्स नाउन का होता है, देखते ही पहचान लिया कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा नाउन है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। ऐसी DOM वाले जो हैं वो भी बीइंग की स्टेट बताते हैं या प्लेस बताते हैं, जैसे किंगडम है, बोर्डम है, स्टारडम है, फ्रीडम है, ठीक है जी। और आपके सामने जो डबल ई वाले होते हैं ये भी नाउन सफिक्स हैं। ऐसा इंसान जो परफॉर्म करता है किसी एक्शन को, भी हम देख के आए थे वैसे। इंटरव्यूई है, इंटर्नी है, एम्प्लॉई है, नॉमिनी है, ठीक है। ER वाले भी वही होते हैं जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं। रीडर है, ड्राइवर है, पेंटर है। रीडर रीड करता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, डांसर डांस करता है ना। चलिए, हुड वाले बॉयहुड है, अडल्टहुड है, चाइल्डहुड है, स्पाइसहुड है, मैनहुड है। स्पाइस बोल दिया क्या, स्पाउसहुड है, ठीक है। चलो, और डॉक्ट्रिन और बिलीफ वाले होते हैं ISM वाले।
डॉक्ट्रिन मतलब आइडियोलॉजी, विचारधारा वाले शब्द होते हैं सारे, ये भी नाउन है। मार्क्सिज्म है, सूफिज्म है, इगोटिज्म है, नेपोटिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, उसी को इम्पेरियलिज्म भी हम लोग बोलते हैं। तो जितने भी ये ISM वाले जो वर्ड्स होते हैं ये नाउन सफिक्स हैं। IST वाले भी आपके नाउन सफिक्स होते हैं। डेंटिस्ट, केमिस्ट, एथीस्ट, हीडोनिस्ट, ये सब नाउन। हीडोनिस्ट कौन होता है? ऐसा इंसान जिसका जिंदगी में एक ही गोल है, चरम सुख की प्राप्ति। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। जीवन में सुख के पीछे, प्लेजर के पीछे भागने वाला इंसान जो होता है हीडोनिस्ट है। और जबकि इसी बात को काउंटर करते हुए स्वामी विवेकानंद जी अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी किताब है कर्म योगा। किताब के पहले पन्ने पे ये बात लिखी है कि जो चीफ गोल है ह्यूमन काइंड का, वो प्लेजर को अटेन करना नहीं है, बल्कि नॉलेज को अटेन करना है। हमारा पर्पज़ ही उनके अकॉर्डिंग, हमारा पर्पज़ ही इस दुनिया में ये है कि हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, अपनी कॉन्शियसनेस को और इवॉल्व करें, उसको नॉलेज दे के, अंधकार पे प्रकाश डाल के, है ना। उसी को कहते हैं एनलाइटन होना, क्योंकि अंधेरा है उस पर रोशनी डाल दी, एनलाइटन हो गई है वो चीज़, है ना। खैर उसके बारे में बात नहीं करते हैं अभी, काफ़ी गहराई हो जाएगी। चलिए, तो हीडोनिस्ट है। हीडोनिस्ट मतलब मैं स्वामी विवेकानंद जी को नहीं बोल रहा हूँ, वो ऐसे लोगों को काउंटर करके एक आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है कर्म योगा, आप कभी पढ़िएगा। मैंने जब मैं प्रिपरेशन करता था तब मैंने वो पढ़ी थी। बहुत छोटी सी पतली सी किताब है कर्म योगा, 3-4 किताब है उनकी छोटी छोटी। कर्म योगा है, ज्ञान योगा है, भक्ति योगा है और एक राज योगा है। तो वो ये कहते हैं कि जो, चलो यार ज़्यादा डीप हो जाएगा, किसी और दिन बताएंगे, किताब पढ़िएगा, रिकमेंडेड बुक है, ठीक है। चलिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जिसको इंटरेस्ट हो वो पढ़िएगा। चलिए, नाउन सफिक्स में ICE वाला आप देखेंगे, द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, जैसे सर्विस है, कावर्डिस है, और आपका सेक्रीफाइस है, इनजस्टिस है, ये सारे आपके नाउन सफिक्स ही हैं। लॉजी वाले आपने सुने होंगे, बहुत होते हैं, बायोलॉजी, इकोलॉजी। अच्छा, ये बायोलॉजी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी ओ को उठाना है, जूलॉजी नहीं होता है, जूओलॉजी, ठीक है, ओ को उठाना होता है। माइथोलॉजी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, ये सब कौन से होते हैं? ये थ्योरी वाले होते हैं। थ्योरी तो एक तरीके की, या सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो आप। किसी एक्शन की कंडीशन की बात करें, MENT वाले होते हैं, पनिशमेंट, एग्रीमेंट, एक्नॉलेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है जी। ONENAN वाले डूअर होते हैं, आर्टिसन है, सिटीजन है, सर्जन है, ठीक है। ये सब के सब आपके नाउन सफिक्स हैं। NES वाले भी यही होते हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, बिजीनेस, रूडनेस, ये बीइंग की स्टेट बताते हैं। मीनिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस सफिक्स पता होना चाहिए। OR वाले जैसे कि डॉक्टर है, क्रिएटर है, सुपरवाइजर है, ट्रेटर है, डिक्टेटर है, ठीक है। SHIP वाले भी पोजीशन के बारे में बताते हैं, इंटर्नशिप है, पार्टनरशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, किनशिप है, रिश्तेदारी को बोलते हैं किनशिप। SION और TION वाले, तो आप जनरली ये समझ लीजिए ION वाले ही, ठीक है। SION और TION, इल्यूजन, इंक्लूजन, एक्सटेंशन, कंसेशन, क्रिएशन, इंफॉर्मेशन, कन्फर्मेशन, तो ये भी बीइंग की स्टेट बताते हैं। TY वाले बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, सेंसिबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी, पॉलिटी, सीरेनिटी, ट्रंक्विलिटी, सेफ्टी, रियलिटी। तो ये मैंने सारे एक साथ लिख दिए आपके सामने नाउन सफिक्स। एज, ARCY, DOM, EER, हुड, ISM, IST, ICE, लॉजी, मेंट, ON, EN, AN, नेस, और शिप, SION, TION और SHIP। शिप 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। तो ये नाउन सफिक्स हैं, एक साथ मैंने लिख दिए ताकि आप नोटबुक में से एक साथ भी लिख पाओ और अलग अलग भी लिख पाओ। चलिए जी, उसके बाद हम सीखते हैं वर्ब सफिक्स। ये वैसे इसे वर्ब कहते हैं, वर्ब नहीं कहते, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है वो। वर्ब सफिक्स ये सबसे आसान होते हैं, ठीक है, ये कम ही है। ATE वाले जो होते हैं ये वर्ब सफिक्स हैं। तो वर्ब तो आपको पता ही है, एक्शन से रिलेटेड है। कैप्टिवेट है ना, एनाइलेट, तबाह कर देना, खत्म कर देना, निस्तो नाबूद कर देना, ऑब्लिटरेट बोलते हैं जिसे हम लोग। एस्टिमेट, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है जी। सब्जुगेट, सुने आपने वर्ड्स ATE वाले? तो ये जितने भी हैं आपके, ये वर्ब सफिक्स होते हैं, ये सब वर्ब है। EN वाले भी आपके, जैसे ब्रॉडन, अवेकन, स्ट्रेंथन, सॉफन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ सफिक्स ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिखाई देते हैं, उसके बारे में भी बात मैं भी करूंगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो उस वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी होता है, ठीक है। ISH वाले, पब्लिश, ठीक है, ये भी डू वाले ही हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी मतलब वर्ब आ गया ना, तो वर्ब का मतलब एक्शन है, तो उसमें तो अलग अलग आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। चले, अच्छा, FY वाले भी सारे के सारे आपके,
रेक्टिफाई, सिंप्लीफाई, एम्पलीफाई, ग्लोरीफाई, नलीफाई। क्लियर? IZE वाले भी ऑर्गेनाइज, सोशलाइज, ये ISE भी देखने को मिलेगा आपको बहुत बार। वो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस होता है, वो एग्जामिनेशन में नहीं आता है। जैसे क्रिटिसाइज की स्पेलिंग में ZE भी होता है, आखिरी में SE भी होता है, तो वो ब्रिटिश अमेरिकन का डिफरेंस है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसके बारे में भी बात हम आगे चल के वैसे एक वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज, रियलाइज, लीगलाइज, सोशलाइज, है ना, पॉलिटिसाइज, ये सब के सब आपके वर्ब सफिक्स हैं। तो ATE, EN, ISH, FY और IZE ध्यान रखिएगा, इतने ही हैं। नाउन सफिक्स थोड़े ज्यादा हैं, नाउन बहुत ज्यादा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, बहुत सारे वर्ड्स, लगभग आधे शब्द तो नाउन ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव सफिक्स कौन कौन से होते हैं, चलिए, तो ABL वाले एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, अगर आप याद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। रीडेबल, बिलीवेबल, एडवाइजेबल, एक्सेप्टेबल, ठीक है, नॉलेजेबल, ABL वाले जितने भी हैं वो एडजेक्टिव हैं। AR वाले भी फेमिलियर, रेगुलर, सर्कुलर, ठीक है। EN वाले गोल्डन, वुडन और वुलन, ये भी आपके एडजेक्टिव सफिक्स हैं। फुल वाले ब्यूटीफुल, फेथफुल, डाउटफुल, केयरफुल, वंडरफुल, ये सब आपके, ठीक है। IBL वाले भी इनविंसिबल, जिसे हराया ना जा सके, सेंसिबल, टेरिबल, गलीबल। IC वाले एलर्जिक, डोमेस्टिक, हिस्टोरिक, एसिडिक, जितने भी वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं आपको पता है ना वो क्या काम करते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और जो नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेमिंग वर्ड होते हैं। तो फंक्शन के बेसिस पे आपने सीख लिया है, अब आप नॉर्मल सफिक्स के बेसिस पे सीख रहे हैं। ISH वाले आपने नोट किया था, ISH वाले वर्ब में भी थे, वो पब्लिश वाला आया था, यहाँ पे भी है। तो अभी आगे चल के ये बात भी बताऊंगा, कुछ सफिक्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हैं। सेल्फिश, तुर्किश, ईरिश, पॉलिश, चाइल्डिश। और ISTIC वाले फैंटास्टिक, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, sarcastic। ILE वाले फ्रेजाइल, जुवेनाइल, सर्वाइल, इन्फेंटाइल। IN और AN वाले इंडियन, अमेरिकन, रशियन, विक्टोरियन, इटालियन। आप ये मत सोचिएगा कैसे याद होंगे, अभी आपको अलग अलग लग रहे हैं तो बहुत सारे लग रहे होंगे, एक साथ जब आ जाएंगे बहुत आसान लगते हैं, याद भी हो जाते हैं। IVE वाले क्रिएटिव है, डिसीजिव है, ठीक है, अट्रैक्टिव है, सेंसिटिव है। लेस वाले फियरलेस, हेल्पलेस, एंडलेस, स्पीचलेस। OUS वाले स्टूडियस, पायस हम लोग रिलीजियस को ही बोलते हैं, धार्मिक इंसान होता है, करेजियस, स्टूडियस, ठीक है। AL वाले आपके पर्टेनिंग टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, तो AL वाले असेंशियल, पार्शियल, फाइनेंशियल, मेंटल। सम वाले भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम वाले बच्चे नाउन सफिक्स समझते हैं, जबकि एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं बर्डनसम, हैंडसम, ट्रबलसम, टायरसम। ऐसे ERN वाले डायरेक्शन बताते हैं, ये मैं डायरेक्शन बोलता, ERN वाले ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न, ठीक है जी। तो ये मैंने सारे के सारे लिख दिए आपके सामने एडजेक्टिव सफिक्स, एबल, ER, EN, फुल, आइबल, IC, ISH, ISTIC, IL, IN, IVE, लेस, OUS, अल, सम और अर्न, ठीक है जी, क्लियर। एडवर्ब, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है ये चीज। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको समझो पहले, क्या लिखा हुआ है देखो। आगे चल के पढ़ेंगे वैसे, लेकिन एडवर्ब जनरली 99% ऑफ द टाइम आपको LY वाले शब्द दिखेंगे, 99 नहीं तो मान लो 95, 95। LY वाले जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन हर LY वाला शब्द एडवर्ब नहीं होता। अगर किसी एडजेक्टिव के साथ LY लग रहा है तो वो दोनों शब्द मिला के तब एडवर्ब बनाते हैं। किसी एडजेक्टिव के साथ LY लग रहा है तो, जैसे वाइजली है, तो अगर आप इनको तोड़ के देखो पहचानना ये एडवर्ब है कि नहीं है, तो LY हटा दो, वाइज बचेगा, वो एडजेक्टिव है। वाइज मैन, वाइज गर्ल, वाइज टीचर, मॉडिफाई करने वाला वर्ड है ना नाउन को, तो एडजेक्टिव प्लस LY क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। नाइसली, ब्यूटीफुली, फेथफुली, ब्रेवली, है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स जो क्या है आपके एडवर्ब है, क्योंकि आपने ब्यूटीफुली में LY हटाया, बच गया आपका ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव के साथ LY लगाते हैं तो वो शब्द आपका एडवर्ब होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक LY वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, वो कैसे, नाउन के साथ अगर आप LY लगाते हैं तो वो वर्ड एडजेक्टिव बनता है। अब ये देखो, ये भी LY वाले ही हैं, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। कैसे पता लग रहा है, फ्रेंड प्लस LY है, फ्रेंड
फ्रेंड्स प्लूरल बन सकता है, नाम है, नाउन है, नाउन के साथ एल वाई लगाया तो अब ये एडजेक्टिव है, ये एल वाई वाला एडवर्ब नहीं है। तो रटना नहीं है कि एल वाई वाले एडवर्ब भी होते हैं, रटना नहीं है, एल वाई वाले एडजेक्टिव भी होते हैं। ऐसे मैन का प्लूरल बन सकता है MEN, तो ये नाउन है, नाउन प्लस एल वाई क्या बनता है, मैनली, मैनली बिहेवियर हो गया, मैनली एटिकेट्स हो गया, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो गया। ये मॉडिफाई करने वाला वर्ड है, ब्रदरली, गॉडली, सुना है आपने, गॉडली। तो गॉड क्या है, नाउन है, नाउन प्लस एल वाई क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव बन गया। गॉडली फिगर हम लोग बोलते हैं, भगवान जैसा रूप, ठीक है जी, ब्रदरली। तो ये सारे वर्ड्स आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। क्लियर। अभी हम सेम सफिक्स सीखेंगे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, लेकिन आप एक बार दोबारा से ये चीज सीख लीजिए। अगर आपको पहचानना है कि कौन सा एल वाई वाला शब्द क्या है, कि वो आपका एडवर्ब है कि वो आपका एडजेक्टिव है, तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा हुआ है तो आपका वो एडवर्ब है, और अगर किसी नाउन के साथ एल वाई लगा हुआ है तो वो आपका एडजेक्टिव है। ध्यान रखिएगा। तो आप बस एल वाई हटा के देख लीजिएगा, अगर एडजेक्टिव बचता है तो वो पूरा शब्द एडवर्ब था, अगर नाउन बचता है तो वो पूरा शब्द एडजेक्टिव था। क्लियर। इसको हम और डिटेल में एडवर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां हम एक एक शब्द को बिल्कुल पकड़ के बारीकी से उसका पोस्टमार्टम करेंगे। अभी हम बस बेसिक बातें सीख रहे हैं। कुछ ऐसे भी सफिक्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखे जाते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे थे EN वाले। EN वाले आपके वर्ब में भी थे, जैसे ब्रॉडन करना, किसी चीज को ब्रॉड कर देना, अवेकन मतलब जगा देना, एक्शन, और स्ट्रेंथन मतलब मजबूती देना, एक्शन हो रहा है, सॉफ्टन सॉफ्ट कर देना। लेकिन EN वाले हमने एडजेक्टिव में भी देखे हैं, जैसे गोल्डन बॉक्स है, वुडन टेबल है, वुलन क्लोथ्स है, मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स हैं। तो ये EN जो है ये दोनों जगह देखा जा सकता है। तो अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये EN वाला कहाँ पे क्या है, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन के बेसिस पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक वर्ड उठाता हूं, जैसे मान लो स्ट्रेंथन उठा लिया, स्ट्रेंथन, तो मैंने यहां पे लिखा कि ही स्ट्रेंथन्स दी मसल्स, ऐसा कुछ एग्जांपल लिख दिया। वो अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, मतलब मजबूती देता है। अब रटना नहीं है, EN वाला तो एडजेक्टिव ही होता है या वर्ब भी होता है, या कंफ्यूज हो रहे हो क्या होता है, तो अब आप यहां देखो फंक्शन क्या है, तो ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब है, और ऐसी IS भी लगा हुआ, तो वो मजबूती देता है, किसको, मजबूत करता है, किसको, मसल्स को। लेकिन अब मैंने बोला वुलन क्लोथ्स, आई हैव अ लॉट ऑफ वुलन क्लॉथ्स, तो इस केस में आपको पता है ना, क्लोथ्स प्लूरल बना हुआ नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा ना। तो ऐसे आप फंक्शन के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। ऐसे ही ISH वाले हमने देखे थे, ठीक है। तो पब्लिश है, नॉरिश है, पनिश है, कंप्लिश है, ये सब के सब क्या है, आपके वर्ब सफिक्स हैं। पब्लिश करना, नॉरिश मतलब नर्चर करना, पनिश करना, किसी को मारना, एक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे ISH वाले, ये एडजेक्टिव है। सेल्फिश, जैसे सेल्फिश पर्सन, तो यहां पे तो एक्शन नहीं हो रहा है। सेल्फिश पर्सन, तो पर्सन आपका नाउन है, जैसे पूरा होता है अ सेल्फिश पर्सन, तो सेल्फिश क्या हो गया, उस नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। तो तुर्किश, मैन, इरिश, चाइल्डिश, ठीक है, फूलिश सुना होगा आपने, ये सब एडजेक्टिव है। तो चलिए जी, यहां पे हमारी खत्म होती है क्या चीज, आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच की सफिक्स के थ्रू। तो हमने फंक्शन के थ्रू भी सीखा और हमने सफिक्स के थ्रू भी सीखा। फंक्शन के थ्रू चीजें समझने वाली थी, सफिक्स के थ्रू चीजें याद करने वाली थी। क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।